जय हिंद साथियों। हम जो है प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य कल देखे। मौर्य साम्राज्य में हमने सम्राट अशोक का जो साम्राज्य प्राप्त करने के तरीके आदि के विषय में भी हमने देखा, उसकी विजय देखी। अब जो है आगे जो है हम उसको देख लिए थे कि वो जो है जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हुआ और हृदय परिवर्तन के बाद साथ ही जो वो जो है अब जो है रक्त नीति को छोड़ते हुए किस पे आ गया था, धम्म नीति। बाद में जो है उसको जो है उपगुप्त ने जो है बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। बौद्ध धर्म से दीक्षित होने के बाद वो जो है धम्म नीति जो उसने अपनाई, धम्म नीति को वो जो है आगे जो है लेके चलता है। आज हम जो है अपनी क्लास यहीं से स्टार्ट करें। अशोक का धम्म जो था, क्या ये कोई अलग धर्म था? आप कह सकते नहीं। अशोक का धम्म जो है कैसा था? अहिंसा पे आधारित था, प्रेम पे आधारित था, सद्भावना पे आधारित। ठीक है। अशोक का धम्म क्या है, ये सवाल जो है मेंस की टॉपिक है कि अशोक के धम्म के विषय में या अशोक के धम्म की विशेषता बताइए। हम यहाँ चूंकि यूपीपीसीएस प्री टारगेट करके चल रहे हैं 24 अक्टूबर को, तो हम जो है बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता नहीं है। बस इतना जानिए कि अशोक का जो धम्म था, अशोक ने अपने धम्म की जो व्याख्या किया कि मतलब कि धम्म क्या है, तो वो किसमें किया था? अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में जो उसने जो है जो धम्म के विषय में जानकारी दिया है कि धम्म जो है अशोक का क्या है। ठीक है। उसके बाद जो है धम्म की जो सार विधि है, धम्म के बारे में जो इसकी मूल भावना है, उसको जो अपने 12वें शिलालेख में जो है वो जो है इसको बताया है, जोर देते हुए इस पर जोर दिया है। इसकी सार वृद्धि क्या है? इसकी अशोक के धम्म की। अशोक ने जो है धम्म प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया था कि अपने इस धम्म के प्रचार के लिए क्या किया? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में जो है धम्म महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की थी? धम्म महामात्य नामक अधिकारी की। ठीक है। और इसका उल्लेख उसने जो है अपने 5वें शिलालेख में जो है किया हुआ है। ठीक है। कि जो है मैं जो है धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य की नियुक्ति करता हूं। ठीक है। तृतीय शिलालेख में आगे बढ़ते हुए तृतीय शिलालेख में इसने जो है युक्त, रज्जु और प्रादेशिक नामक अधिकारियों का भी उल्लेख किया हुआ है, वो भी इसी धम्म के प्रचार के संबंध में। इनका कार्य यह देखना था कि जो है धम्म से युक्त जो है जनता जो है कहीं प्रताड़ित तो नहीं है। तो इसीलिए जो है हर 5वें वर्ष या जो है कुछ जगह तीसरे वर्ष में जो है ये लोग जो है उसकी क्या करते थे? निरीक्षण करते थे और युक्त, रज्जु और प्रादेशिक जो है सब पे निगरानी रखते। उसके बाद जो है धम्म प्रचार के लिए अशोक ने जो है अपने कुछ लोगों को जो है देशों में और विदेशों में जो है भेजा। ठीक है। तो हम देख लेते हैं और यहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो धम्म प्रचार के लिए अशोक ने किसको और कहां भेजा? ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो धम्म प्रचारक महेंद्र उनके पुत्र थे अशोक के, और संघमित्रा उनकी पुत्री थी। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा दोनों को धम्म प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका। कहां भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। उसे जो है सिंगल द्वीप भी कहा जाता था, सिंगल द्वीप में भेजा था। श्रीलंका को सिंगल द्वीप कहा जाता। फिर मध्यांतिक को जो है अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कश्मीर और गंधार में भेजा। ठीक है। मध्यांतिक कहां भेजा था? कश्मीर और गांधार में। कंफ्यूजन अब शुरू होता है कि सारे नाम एक जैसे मिलते हैं और यही क्वेश्चन हमारा गलत होता है। इसीलिए इसको मैंने एक जगह लिख दिया है ताकि आपको
जानने में सुविधा। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाधर्म रक्षित। कहा? महाधर्म रक्षित। ठीक है, तो महाधर्म रक्षित कहां पे? महाराष्ट्र। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए अशोक ने देखा। और धर्म हटा दीजिए तो महारक्षित को अब बात करते हैं महारक्षित। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में और महारक्षित को कहां पे? यूनान देश में धर्म प्रचार के लिए अशोक ने भेजा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करो। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आ जाते हैं कौन? धर्म रक्षित। ठीक है, इस निकाल दिए, फिर आ जाते हैं धर्म रक्षित। धर्म रक्षित को अशोक ने अपरांतक देश में जो है अपरांतक में भेजा हुआ। कहां भेजा? अपरांतक में। किसको? धर्म रक्षित को अपरांतक में। और केवल रक्षित को जब बात आ जाती है केवल रक्षित को, तो ये बनवासी जो कर्नाटक में स्थित था, बनवासी में जो है धर्म प्रचार के लिए अशोक ने भेजा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इसको मध्यम को जो है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने भेजा। ये हो गए इंपॉर्टेंट प्रचारक, धर्म प्रचारक और देश किसकी देश में गए। कई बार यहां से क्वेश्चन मिलाने के लिए या फिर डायरेक्ट पूछ लेता। अब आइए हम देखते हैं अशोक का क्या शिलालेख। ठीक है, अशोक के इतिहास की जानकारी का अगर सबसे अच्छा स्रोत कहा जाए तो वो अशोक का शिलालेख ही है, जहां से अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है, दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई। कौन? जेम्स प्रिंसेप। कब? 1837। सर्वप्रथम 1837 में कौन? जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक का अभिलेख कौन सा? दिल्ली टोपरा को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, अब आइए हम अशोक के जो अभिलेख उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। अशोक का अभिलेख जो है अशोक के अभिलेख जो है 3 भागों में वर्गीकृत है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ और तीसरा है क्या? गुहालेख। ठीक है, पहला क्या है? शिलालेख, दूसरा क्या है? स्तंभ और तीसरा क्या है? गुहालेख। शिलालेख में दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, शिलालेख 2 भागों में बटे हुए हैं, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। ठीक है, उसके बाद जो है स्तंभ लेख भी, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, और गुहालेख जो है में कोई वर्गीकरण नहीं है, गुहालेख केवल गुहालेख। ठीक है, इन सभी की भाषा क्या है? सभी अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृतिक भाषा में ये सारे अभिलेख लिखे गए हैं। लेकिन इसकी लिपि, जो लिखने की लिपि है, वो 4 प्रकार की है: ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेई और यूनानी। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो 4 लिपियों में लिखा। कितने लिपियों में? 4 लिपियां हैं। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेई और यूनानी। ठीक है, इसमें जो है अगर ब्राह्मी की बात करें तो कौन कौन? ये जो लघु शिलालेख को हम दूसरे, ये पूरा लघु शिलालेख, स्तंभ लेख पूरा, ठीक है, और क्या? गुहालेख। ठीक है, कौन कौन? लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और ये गुहालेख, ये तीनों किस लिपि में है? ये है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये तीनों कौन कौन सा? लघु शिलालेख, स्तंभ लेख सारा और गुहालेख, ये तीनों किसमें है? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ठीक है, लेकिन अन्य जो है कुछ जो है शिला अभिलेख मिले हैं, कौन? शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख किसमें लिखे हुए हैं? खरोष्टी लिपि में लिखे गए।
कौन कौन से? सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख। एक इसमें खरोष्ठी लिपि में। तक्षशिला से प्राप्त जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो जो है इसमें है आरमेइक लिपि में। इसमें आरमेइक लिपि में। और सरेकुना या कंधार से कह सकते हैं। सरेकुना जो है ये द्विभाषीय लेख है। सरेकुना या कंधार का जो लेख है क्या है? ये द्विभाषी लेख है। ये यूनानी और आरमेइक दोनों भाषाओं में लिखा हुआ, मतलब दो भाषी लिखे, दोनों भाषाओं में लिखा गया। और लगमान से प्राप्त अभिलेख ये जो है किसमें लिखा गया है? आरमेइक में लिखा गया। तो ये हो गए हमारे अशोक के अभिलेख हो गए। और अभिलेख जो है यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सहबाजगढ़ी या मानसेहरा किस लिपि में लिखा गया? तो खरोष्ठी। तक्षशिला से प्राप्त आरमेइक, ठीक है। सरेकुनाया जो है कंधार से प्राप्त अभिलेख यूनानी आरमेइक, और लगमान से प्राप्त जो है किसमें? आरमेइक। ये हमारा हो गया पूरा जो है शिलालेख लिपि हो गई, ठीक है। अब शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं, शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं अशोक के, वो 8 स्थान से प्राप्त, ठीक है। कितने स्थान से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन सा स्थान है? ये जो है 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। वो कहां से? सहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पांचवा धौली, छठा जौगढ़, सातवां एरगुई और 8वां सुपार। लेकिन दो अभिलेख धौली एवं जौगढ़ में अशोक का जो लेख जो है उसमें 11वां, 12वां और 13वां लेख, मतलब 13वीं लाइन या 13वां लेख का उत्कृत नहीं है। किसमें? धौली एवं जौगढ़। याद रहे किसमें? डीजे में। डीजे में क्या नहीं है? 11, 12 और 13, ठीक है। डीजे में क्या नहीं है? 11, 12, 13 लेख उत्कीर्ण नहीं है, ठीक है। कुल लेख कितने हैं शिलालेख पे? तो कुल लेख कह सकते हैं कि 14 लेख हैं। और अब इन 14 लेखों को हम जो है एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रथम लेख है, प्रथम लेख में जो है जीव हत्या पर रोक की चर्चा की गई है, ठीक है। अशोक का जो प्रथम शिलालेख है इसमें जो क्या किया गया है कि जीव हत्या पर रोक की बात की गई है। और कहा गया है कि जो है अब जो है बलि, ठीक है, इसमें बलि क्या होता था? जब पशुओं को बलि दी जाती थी। और जो है फंक्शन पे या महोत्सव पे रोक जो है लगाने की बात करेगी। और साथ ही यह भी अशोक वादा करता है कि अब राजमहल में जो है जीव हत्या जो है पूरी तरह वर्जित होगी। केवल जो है अब दिन में जो है कितने? 3 पशुओं की बलि दी जाएगी। किसकी? 2 मोर की और 1 हिरण की। लेकिन इसे भी बाद में खत्म करने की बात की गई। दूसरा लेख है या दूसरा शिलालेख में जो बात की गई लेख में वो क्या है? इसमें दूसरे शिलालेख में सीमांत प्रदेश के राज्य कौन कौन से? चोर, पांड्य, सत्यपुत्र, चेर तथा कुछ राजाओं का, पड़ोसी राजाओं का, जिसमें यवन राज, यामतियोग व अन्य पड़ोसी राजाओं की बात जो है की गई। तो पड़ोसी राज्यों और जो है पड़ोसी प्रदेशों की किस शिलालेख में बात की गई? ये बार बार क्वेश्चन यहां से बनता है। तो दूसरा, और साथ ही 13वें शिलालेख में भी सेम बात की गई। इसके अलावा दूसरे शिलालेख में मनुष्यों एवं पशुओं के चिकित्सा संबंधी बात की गई है। इनकी चिकित्सा पर ध्यान देने की बात की गई। ये हो गया दूसरा शिलालेख। तीसरे शिलालेख में, ठीक है, तीसरे लेख में वही क्या किया गया है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में क्या किया है? जो है प्रादेशिक रज्जु और युक्त नामक अधिकारियों की
नियुक्त की है और इनका कार्य क्या था कि प्रजा को धर्म व अन्य अन्य कार्यों की जो है शिक्षा देना। प्रादेशिक रज्जुकारी जो है इनका कार्य क्या था कि जो है जनता को या प्रजा को धर्म एवं इसका अन्य कार्यों के बारे में जो है इनको शिक्षित करना। चौथा शिलालेख में ये हो गई है 2 3। चौथे शिलालेख में जो है धर्म आचरण से संबंधित बातें की गई हैं। धर्म आचरण से भोरी घोष को इसमें धर्म घोष में बदलने की बात की गई, ठीक है। और साथ ही इसमें माता पिता के आज्ञा पालक की भी बात की गई। पांचवें लेख में, पांचवें शिलालेख में या पांचवें लेख में धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की धम्म महामात्य की नियुक्ति की बात की गई है। और ये जो है अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष, 14वें वर्ष में इनकी नियुक्ति करता है। 14वें वर्ष में इसकी नियुक्ति कर देता है किसकी, धम्म महामात्य की, ठीक है। इसके अलावा पांचवें लेख में जो है माता पिता की जो आज्ञा पालक की जो गतिविधियां थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, लोग इतना अपने माता पिता की बातों का पालन करने लगे थे कि वो मतलब बीते हुए 100 वर्षों में जो है अभी ऐसा नहीं हुआ था कि जनता जो है या जो है प्रजा इतना ज्यादा अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने लगी। अब बात कर लेते हैं छठे लेख या शिलालेख। इसमें प्रतिवेदक जो होता था, प्रतिवेदक से अशोक कहता है कि मैं चाहे जहां भी, चाहे शयन कक्ष में सोया हूं या मैं भोजन कर रहा हूं, किसी भी जगह पे भी हूं, सब जगह मेरे प्रादेशिक जो है वो आकर मुझे प्रजा के बारे में जो है परिचित करे, प्रजा के बारे में बताएं कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है अशोक जो है प्रजा की चिंता की बात करता है। सातवां लेख, जो सातवां लेख है, सातवें लेख में जो है सभी संप्रदायों को पूरे प्रदेश में या पूरे राज्य में कहीं भी निवास करने की छूट की बात की जाती है। उनको आज्ञा दी जाती है कि सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह निवास कर सकते हैं। आठवें लेख में जो है अपने राज्याभिषेक के, आठवें लेख में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ करने की अशोक बात करता है। और ये धम्म यात्रा की शुरुआत कहां से करता है, बोध गया, क्योंकि बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, प्रथम वहीं पे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आते हैं 8वां के बाद 9वां, ठीक है। 9वें में इसमें जो है 9वां लेख में क्या, धम्म आचरण, ठीक है। धर्म रूपी मंगल कारणी कार्य, धम्म रूपी, ठीक है, मंगल चारण की जो है क्या की गई है, मंगल चारण जो है, मंगल चारण की बात की गई है। इसे अत्यंत जो है महत्वपूर्ण बताया गया, महत्वपूर्ण जो है बताया गया। इस मंगल चारण को, धम्म रूपी मंगल चारण को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और सभी के साथ जो है कहा गया है कि सभी के साथ आदर पूर्वक एवं जो है शिष्ट व्यवहार जो है, सभी के साथ जो है क्या, आदर पूर्वक एवं शिष्ट जो है व्यवहार करने की जो है बात की गई। उसके बाद जो 10वां लेख है, ठीक है, 10वें लेख में जो है यश कीर्ति की जगह धम्म का जो है पालन पे बात की गई है। यश एवं कीर्ति की जगह धर्म पालन, इसकी धम्म पालन की बात की गई। क्या की गई है, 10वां में यश एवं कीर्ति की जगह धर्म पालन की बात की गई है। 11वां में
11वें में धम्म की प्रशंसा, 11वें में 11वें लेख में क्या धम्म की प्रशंसा की गई है। प्रशंसा की गई है कि धम्म से बढ़कर कोई जो है क्या दान नहीं है, धम्म से बढ़कर कोई मित्र नहीं है, धम्म से बढ़कर कोई राज्य नहीं है, धम्म से बढ़कर कोई जो है ज्ञान नहीं है। धम्म की प्रशंसा अशोक जो है अपने 9वें लेख में करता है, अरे 11वें लेख में, 11वें लेख में करता है। ठीक है, 12वें लेख में, 12वें लेख में जो अशोक जो है कहता है कि लोग अपने संप्रदाय की, 12वें लेख में क्या करता है, कहता है कि लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा न करें और ना ही जो है लोग जो है अपने संप्रदाय की प्रशंसा ना करें और ना ही जो है और ना ही दूसरे संप्रदाय की, दूसरे संप्रदाय की निंदा कर। ठीक है, ना ही दूसरे संप्रदाय की निंदा कर। अगर कोई भी संप्रदाय अगर अपने धर्म की प्रशंसा करता है तो स्वाभाविक है कि दूसरे का जो है निंदा करेगा, दूसरे संप्रदाय की निंदा करेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 13वें शिलालेख में, 13वें लेख। ठीक है, 13वें लेख में आते हैं। 13वां लेख जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहां से हर साल, हर साल जो है हर किसी एग्जाम में जो है सवाल बनते हैं। 13वां शिलालेख, 13वां लेख या शिलालेख, इसमें जो है पहली जो बात की गई है कौन सी, पड़ोसी राज्यों। ठीक है, इसमें पहले ये देख लेते हैं कि 8वें शिलालेख मतलब 13वें शिलालेख में, ठीक है, अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक जो है, अशोक किसकी विजय करता है, कलिंग की विजय करता है। ठीक है, कलिंग की विजय करता है। इसमें जो है संहार, इतने नरसंहार होते हैं, लगभग जो है 1 लाख के करीब जो है लोगों की क्या होती है, मृत्यु होती है, और 1.5 लाख के करीब लोग जो है क्या होते हैं, निर्वासित होते हैं। तो इससे जो है अशोक का जो क्या होता है, हृदय परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है तो वो अब किस नीति पे चलता है, धम्म नीति, धम्म नीति पे चलना शुरू करता है, धम्म मार्ग पे चलना, धम्म मार्ग पे चलना शुरू कर देता है। और अब जो है धम्म मार्ग पे चलते हुए वह जो है धम्म विजय की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है, धम्म विजय की बात करता है। और इस विजय के लिए, धम्म विजय के लिए ये अपने पड़ोसी, ठीक है, धम्म विजय के लिए अपने पड़ोसी राज्यों और जो है अंतियोक नामक, ठीक है, अंतियोक नामक राजा, अंतियोक नामक राजा, उसके अलावा जो है अन्य राजा जो थे मिस्र का, अन्य राजा, अन्य 4 राजा मिस्र के, टालेमी द्वितीय, फिलाडेल्फिया, मिस्र के कौन, ये कहां के राजा थे, मिस्र के कौन, टालेमी द्वितीय, फिलाडेल्फस या डेल्फिया, फिलाडेल्फस। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद मकदूनिया के एंटीगोनस, दूसरे हो गए कौन, मकदूनिया के
एंटीगोनस, ठीक है, मकदूनिया के एंटीगोनस और साइरिन के मैगोस, साइरिन के मैगोस, साइरिन के मैगोस और जो है एपीरस के अलेक्जेंडर, ठीक है, एपीरस के क्या हो गया, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। इन राजाओं और जो है अपने पड़ोसी राज्य कौन कौन थे, वही चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, ठीक है, आदि की जो है सारिपुत्र आदि की जो है ताम्रपर्णी के बाद ताम्रपर्णी से जो है क्या धर्म विजय के लिए जो है यहां जो है इनके साथ जो है यहां पे धर्म विजय की इन लोगों से जो है धर्म विजय की तरफ बढ़ने की बात कहता है कि अब मैं भाई युद्ध त्याग रहा हूं और धर्म विजय में आप लोग जो है मेरा साथ थे। इसमें मिस्र के जो है टालेमी सेकंड फिलाडेल्फिस, मकदूनिया के एंटीगो और साइरिन के मैगास, एपीरस के अलेक्जेंडर और जो है ठीक है एंथियोक नामक एक और राजा, इन सबों से कहते हैं कि आप लोग जो है मेरे धर्म विजय का जो है क्या करें, समर्थन करें। इसके अलावा अपने जो पड़ोसी राज्य थे चेर, चोल, पांड्य, सरिपुत्र, ताम्रपर्णी से भी जो है यह पालन करने की बात करता है, ठीक है। उसके बाद 14वां जो शिलालेख है, 14वें शिलालेख जो आखिरी शिलालेख है इसका 14वें लेख में जो है ये 14वें लेख में कहता है कि भाई मैंने जो है तेरे इतने लेख लिखवाए, उसमें क्या होता है कि हर लेख में मैं हर बात जो है नहीं लिख पाता, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग जो है जो हमारे लेख जितनी बातें लिखी हुई हैं उसका पालन करें। मैं जो है हर बात को हर लेख में नहीं लिख पाऊंगा। 14वें शिलालेख में 14वें लेख में ये बात की। अब जो है पृथक लेख देख लेते हैं। पृथक लेख दो हैं, प्रथम पृथक लेख और द्वितीय पृथक, ठीक है। प्रथम पृथक लेख और पृथक लेख, ठीक है। अब प्रथम पृथक लेख में ये हो गया प्रथम और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पृथक लेख में अशोक कहता क्या है कि सभी जीव, ठीक है, अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान। क्या कहता है अशोक कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, ठीक है। और इसलिए जो है इनकी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं जो है क्या महामत्य नामक अधिकारी की क्या करता हूं, नियुक्ति करता हूं। और इसका कार्य क्या होगा कि जो जनता है सभी मनुष्य के राज्य में उसकी देख रेख करना कि कहीं जो है उनको दुख तो नहीं है, ठीक है, कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं है। इसके लिए जो है वह हर 5वें वर्ष जो है दौरा, ठीक है, महामात्य का हर 5वें वर्ष जो है कहां पे क्षेत्र में, हर 5वें वर्ष क्षेत्र में दौरा
करने या जांच करने की बात की, ठीक है, जांच करने की बात की। लेकिन उज्जैन और कहां पे, तक्षशिला में, तक्षशिला में जो ये अधिकारी है महामत, ये कितने वर्ष में जांच करेंगे या दौरा करेंगे? ये 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में ये दौरा करेंगे, और यहाँ पे हर 5वें वर्ष, जनता के बीच में हर 5वें वर्ष, ठीक है। और द्वितीय जो पृथक लेख है, इसमें जो पड़ोसी कह सकते हैं अविजित अविजित राज्यों को जो क्या है, संदेश, अविजित राज्यों को संदेश देता है, कहता है कि आप लोग जो है, अशोक क्या कहता है कि मेरी इच्छा है कि आप लोग जो है मुझसे डरे नहीं, आप लोग मुझसे डरे नहीं, क्योंकि मैं भाई अब तो धम्म नीति का पालन करता हूं, आप लोग मुझसे क्या हुआ, डरे नहीं, मुझ में विश्वास रखें, डरे नहीं, विश्वास रखें, ठीक है। अगर मुझ पर विश्वास रखेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको सुख ही मिलेगा, दुख की प्राप्ति नहीं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पृथक प्रथम और द्वितीय शिलालेख के बाद। अब हम अशोक के स्तंभ लेख देख लेते हैं। कुल अभी तक जो है 7 स्तंभ लेख जो है, कितने, 7 स्तंभ लेख की जानकारी है, लेकिन अभी तक हमको कितने प्राप्त हुए हैं? 6 स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ लेख, पहला दिल्ली मेरठ, पहला दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ठीक है। पहला दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसको जो है एफटी मतलब फिरोज तुगलक, एफटी मतलब शॉर्ट में हम फिरोज तुगलक को एफटी कहते हैं। फिरोज तुगलक जो है कहा, मेरठ से कहा ले आया, दिल्ली, मेरठ से दिल्ली ले आया, ठीक है। इसको जो है, इसकी खोज 1750 में टीकन थेलर ने किया। खोज जो है 1750 में टीकन थेलर ने, ठीक है। अब दूसरा दिल्ली टोपरा लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इसको भी किसने, एफटी ने ही कहा, इसको भी एफटी ने ही दिल्ली लाया, दिल्ली लाया। ये जो है अशोक का अंतिम जो है, दिल्ली टोपरा अशोक का अंतिम स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख अशोक का अंतिम स्तंभ लेख है, ठीक है। फिर लहुरिया नंदनगढ़, ठीक है। उसके बाद जो है लहुरिया और राज, ठीक है। लौरिया और राज, लौरिया और राज चौथा। पांचवा जो है कौन सा, रामपुर हुआ, कौन सा, रामपुर। ये तीनों जो है, ये तीनों कहां पे, बिहार के चंपारण जिले में, कहां पे, बिहार के
चंपारण जिले में मिले। बिहार के कहां पे? चंपारण जिले में मिले। ठीक है, कौन सा? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और रामपुरवा। ठीक है, अब छठवां, अब जो है, अब कौन सा? छठवां प्रयाग। अब छठवां देख लेते हैं। छठवां प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, ये जो है कहां पर मिला है? मिला था कौशाम्बी। ठीक, प्रारंभ में वहीं पे था, प्रारंभ में कौशाम्बी में था। अकबर ने जो है, अकबर के समय, अकबर के समय कौन? अकबर के समय जहांगीर ने, अकबर के समय जहांगीर ने इसे इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज के किले में जो है लाके स्थापित किया। ठीक है, कहां पे? इलाहाबाद या प्रयागराज के किले में लाकर इसको रखा। ठीक है, तो ये आज भी जो है इलाहाबाद के किले में मौजूद। ये हो गया हमारा स्तंभ लेख, जो है 6 स्तंभ लेख। कौन कौन से? दिल्ली, मेरठ, दिल्ली टोपरा, ठीक है, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, रामपुरवा, और जो है कौन सा? प्रयाग स्तंभ लेख। ये जो है 6 स्तंभ लेख हो गए। अब एक और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कौन सा? रुक्मनदेही, रुक्मनदेही स्तंभ लेख। रुक्मनदेही स्तंभ लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुक्मनदेही कहां पे है? ये है नेपाल के, कहां पे? नेपाल के कहां पे? तराई में, नेपाल के तराई में। ठीक है, और शोक जो है रुक्मनदेही, ये जो है बुद्ध का, बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित माना जाता है। अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष में? 20वें वर्ष बाद यहां जो है गया था, यहां गया। कहा गया था? रुक्मनदेही। और ये वहां गया, दर्शन किया, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो धार्मिक कर जो वहां की जनता देती थी, उस पर इसने क्या किया? धार्मिक कर, या उसको क्या कहते थे? धार्मिक कर को बलि, धार्मिक कर को उसमें क्या कहता था? बलि। इस पर जो है क्या किया? अशोक ने रोक लगा, रोक लगा दी। ठीक है, उसके बाद अशोक ने जो है किसानों के लिए, ठीक है, जो भूमिकर था किसानों में, जो भूमिकर था, इसको घटाकर उसने कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। मतलब अब यहाँ के लोग जो है 1/8 ही भूमिकर देंगे। उसके बाद जो है, इसके अलावा ये सबसे छोटा अभिलेख, ये अशोक का जो है, यह अशोक का सबसे क्या है? छोटा अभिलेख है। ठीक है, रुक्मनदेही लेख, ये कहां पे है? नेपाल के तराई में है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है अशोक जो है रुक्मनदेही स्तंभ, मतलब रुक्मनदेही में गया, नेपाल के तराई में गया था। धार्मिक कर जो होता है बलि, ठीक है, बलि पे इसने रोक लगा दी। साथ ही भूमि कर को जो है 1/8 कर दिया। ठीक है, और ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देख लें। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चूंकि हम यूपी देख रहे हैं तो हमको जो है यूपी पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक है यूपी अशोक का ताम्र लेख है, कौन सा है? सुहागौरा, सुहागौरा ताम्र लेख। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये कहां पे है? ये गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, सुहागौरा कहां पड़ता है? गोरखपुर में, बाबा योगी आदित्यनाथ के जिले में, गोरखपुर जिले में
जिले में है। इसमें मात्र एक जानकारी यहां से है कि अकाल के समय इस पे लिखा गया कि अकाल के समय क्या, अनाज वितरण की, जैसे अभी कोविड-19 में जो प्रथम फेज था और द्वितीय फेज दोनों में जो सरकार द्वारा अनाज वितरण की फ्री सेवा, मुफ्त सेवा दी जा रही है, उसी तरह उस समय भी अशोक के काल में गौरा ताम्र लेख से हमको यह जानकारी मिलती है कि अकाल के समय जो है अनाज वितरण अनाज वितरण होता था। इसकी व्याख्या जो है की गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है, क्योंकि अभी भी जो है कोविड-19 में भी अकाल जैसी ही स्थिति है। ठीक है, अब हम देखते हैं मौर्य प्रशासन। अब हम देख लेते हैं क्या मौर्य प्रशासन। क्योंकि मित्रों, जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है ये फैक्ट से भरा हुआ है, इसलिए हम कोशिश किए हैं जो हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार आते रहे हैं, वही हम फैक्ट्स जो है आपको देने की कोशिश किए, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से समाप्त करने लगे, क्योंकि हमें 24 अक्टूबर का टारगेट लेके भी चलना है, इसीलिए जो है अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर इसको खत्म करेंगे तो हमें लगभग जो है 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए हम इसको शॉर्ट करते हुए आपको जो है अब बताने जा रहे हैं क्या मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन में जो भारत की प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली क्या थी, मौर्य प्रशासन भारत की प्रथम क्या थी, केंद्रीकृत शासन प्रणाली। ठीक है, केंद्रीकृत शासन प्रणाली से आशय है कि जो राजा था, केंद्र बिंदु था राजा। ठीक है, तो सारा अधिकार किसके पास था, राजा के पास। कौन कौन थे, कार्यपालिका, न्याय विधायिका और न्यायपालिका, ये सारे अधिकार किसके पास थे, या कह सकते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका, ये सारा जो है किसके पास थे, ये तीनों जो है अधिकार किसके पास थे, राजा। इसलिए केंद्रीकृत शासन प्रणाली था और ये भारत का प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। ठीक है, इसमें राजा का जो ये राजा था, राजा के क्या थे, मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होती थी, मंत्री परिषद की क्या होती थी, नियुक्ति किससे होती थी, उपदा संपदा नामक जो विधि होती थी, उपदा संपदा या उपदा परीक्षण, उपदा परीक्षण के द्वारा जो है इसका जो है क्या होता था, चयन होता था। किसके, मंत्री परिषद, मंत्रियों का जो है चयन होता था किसका, उपदा परीक्षण द्वारा। ठीक है, चयन नियुक्ति होती थी किससे, उपदा परीक्षण द्वारा। इस मंत्री परिषद का क्या होता था कि ये राजा को जो है, राजा को सुझाव या सलाह देते। ठीक है, ये राजा को सुझाव या सलाह देते थे। अब इसके बाद बात आती है किसकी, तीर्थ अधिकारियों। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में बताया कि चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र में अपने कितने तीर्थों की जिक्र किया है, तो 18 तीर्थ। और इन 18 तीर्थों को जो है अपने अपने ढंग से जो है एग्जाम में जो है
सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तीर्थ कितने हो गए? 18। अब ये तीर्थ जो है इसका उल्लेख कहां पे है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में इसका क्या है? उल्लेख। अब हम देखते हैं एक एक कर इसके तीर्थ को, ठीक है, कि जो तीर्थ है और उसको जो है कौन सा जो है एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो सबसे पहला तीर्थ था कौन? प्रधान मंत्री या पुरोहित। ठीक है, पहला तीर्थ था प्रधानमंत्री या पुरोहित। ये जो है प्रमुख ये प्रमुख क्या था? धर्माधिकारी था। तो धर्म कर्म का सारा काम जो है इसी के पास था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है इस पद पे कौन बैठा हुआ था? वो चाणक्य। ठीक है, प्रधानमंत्री या पुरोहित का कार्य उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य के पास था। दूसरा है समाहर्ता। समाहर्ता, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि सीधे पूछ लेगा कि जो है समाहर्ता कौन सा अधिकारी था या कौन सा तीर्थ था। तो समाहर्ता क्या था? ये राजस्व विभाग का, इसका राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता। राजस्व विभाग का क्या होता था? प्रधान अधिकारी होता था। कौन? समाहर्ता। उसके बाद आता है सन्निघाता। तीसरा सन्निघाता। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? सन्निघाता। सन्निघाता जो है, सन्निघाता ये जो है राजकीय कोषाध्यक्ष था। क्या था? राजकीय कोषाध्यक्ष। ठीक है, सारे कोष का मालिक एक। ये जो है राजस्व विभाग का प्रधान था और ये राजकीय कोषाध्यक्ष का प्रधान, मतलब कोषाध्यक्ष था, प्रधान अधिकारी था। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा सेनापति। ठीक है, सेनापति ये युद्ध विभाग का मंत्री होता था। सेनापति जो क्या होता था? युद्ध विभाग का क्या होता था? मंत्री होता। सेनापति क्या होता था? युद्ध विभाग का मंत्री होता था। उसके बाद आ जाता है युवराज। युवराज जो है राज्य का उत्तराधिकारी होता था। राज्य का उत्तराधिकारी होता था कौन? युवराज। उसका प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय। ठीक है, न्यायालय दो प्रकार के होते हैं। न्यायालय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दीवानी, ठीक है, और दूसरा होता है फौजदारी। ठीक है, दीवानी न्यायालय में जो है मार झगड़े, और फौजदारी में जो है क्या? मार झगड़े, और इसमें जो है जमीन जायदाद के जो है मुकदमे देखे जाते। ठीक है, तो न्यायालय कितने हो गए? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीवारी और दूसरा होता है फौजदारी। जो प्रदेष्टा था, प्रदेष्टा एक ऐसा न्यायालय था, फौजदारी न्यायालय था। ठीक है, तो फौजदारी न्यायालय का जो है जो न्यायाधीश था, न्यायाधीश था, उसे क्या कहते थे? प्रदेष्टा। ठीक है, फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश उसे प्रदेष्टा कहते थे। और 7वें नंबर पे देख लेते हैं नायक। ठीक है, कौन सा? नायक। ये जो है युद्ध में सेना का जो नेतृत्व जो है किसके पास था? नायक के पास। सेना का नेतृत्व कौन करता था? नायक करता था। ठीक है, उसके बाद कर्मांतिक। ठीक है, 8वें नंबर पे
कर्मांतिक, कर्मांतिक जो है उद्योग हो गए, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक अधिकारी होता है। ये जो है क्या, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। कौन सा, कर्मांतिक। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, जिसमें समाहर्ता, सन्निघाता, ठीक है, प्रतिष्ठा, कर्मांतिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे अन्य को देखते हैं। 8 तक हो गया, अभी हमें 10 और देखना। ठीक है, 10 और देखना। ठीक है, व्यवहारिक, व्यवहारिक, ये व्यवहारिक जो है, ये फौजदारी था ना, ये क्या हो गया, दीवानी, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, दीवानी न्यायालय का क्या था, ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हो गया। क्यों, व्यवहारिक। ठीक है, फिर मंत्री परिषदाध्यक्ष, तो मंत्री परिषदाध्यक्ष ये निकल के आ जा रही है। तो मंत्रियों का जो है क्या होता था, मंत्रियों का क्या, अध्यक्ष था। ठीक है, ये मंत्रियों का जो है अध्यक्ष था। ठीक है, उसके बाद दंड पालक, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। दंड पालक, दंड पालक होता था जो दुर्ग होते थे। दंड पालक नहीं, दंड पालक जो है सेना की सामग्री जो जुटाने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, दंड पालक सेना की सामग्री जुटाने वाला क्या होता था, अधिकारी होता था। क्या होता था, सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता। ठीक है, अंत पालक, अब यहां से 12वें नंबर पे कौन सा, अंत पालक, ये क्या होता था, जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे, जो सीमा से सटे हुए दुर्ग होते थे, सीमावर्ती दुर्ग, वो इसकी रक्षा का अधिकारी होता था। ठीक है, कौन, अंत पालक। ठीक है, अंत पालक क्या होता था, सीमावर्ती दुर्ग की रक्षा करता था। और दुर्ग पालक, ठीक है, ये दुर्ग पालक, दुर्ग पालक जो है, ये जो है मतलब आंतरिक दुर्गों की जो है, आंतरिक दुर्गों की रक्षा करने वाला जो है अधिकारी होता। ठीक है, मतलब भीतरी दुर्गों का रक्षा और प्रबंधन करता था। ठीक है, प्रबंधन करता था, दुर्ग पालक। ठीक है, उसके बाद 14वें नंबर पे आता है नागरक। नागरक ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, नगर का प्रमुख अधिकारी होता था कौन, नागरक। नागरक क्या हो गया, नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता, ठीक है, 15वें नंबर पे प्रशासता। ठीक है, 15वें नंबर पे प्रशासता। ठीक है, ये जो है राजकीय जो कागजात होते थे, कागज उगज, ठीक है, राजकीय जो कागज होते थे, राजकीय कागजात, उसको ये उसकी देखभाल रखता था। साथ ही जो है जो आज्ञा होता था, ठीक है, आज्ञा को क्या करता था, ये लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, प्रशासक क्या होता था, राजकीय कागजातों को ये अपने पास रखता था। ठीक है, सुरक्षित। और उसके बाद जो आज्ञा दी जाती थी, उस आज्ञा को जो है ये लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, फिर दैवारिक,
16वें नंबर पे कौन सा हो गया, द वारिक। ठीक है, क्या हो गया, 16वें नंबर पे द वारिक। ये राजमहलों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता है। राजमहलों, ये जो है राजमहलों की देखभाल करने वाला क्या होता था, अधिकारी होता था। अंतर्वसिक, 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 ठीक है, अंतर्वसिक। ये जो है सम्राट का जो अंगरक्षक सेना का जो है प्रधान होता था। ये क्या होता था, सम्राट के अंगरक्षक जो सेना था उसका क्या होता था, प्रधान होता था। और 18वां नंबर पर 18वां जो तीर्थ था क्या था, आठवीं, क्या था, आठवीं। ठीक है, ये जो है वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। किसका, वन, ये जो है वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो ये हो गया हमारा क्या, 18 तीर्थ। अब यहां से जो है डायरेक्ट जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए जो है आप लोग इसको जो है ट्रिक लगा के रट ले, कौन सा किसका जो है प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा अधिकारी किस विभाग का प्रधान है, वो जो है आप लोग इसको क्या करें, रट लें किसी भी तरह दिमाग लगा के, चाहे जैसे। ठीक है, अब हम जो है बात करेंगे किसकी, तीर्थ हो गया। अब हम जो है अध्यक्षों की बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र में कुल अध्यक्षों की संख्या जो है कितना दिया गया है, चाणक्य द्वारा या कौटिल्य द्वारा, वो दिया गया है 26। ठीक है, लेकिन हम जो है 26 की चर्चा नहीं करेंगे। हम जो है जो हमारे जो है पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जो है ये 26 कुल 26 क्या है, अध्यक्ष, उसी को हम जो है देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुनाध्यक्ष, सबसे पहले सुनाध्यक्ष ये किसका अध्यक्ष होता था, बूचड़ खाने का अध्यक्ष सुना। ठीक है, क्या सुना, बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। सुनाध्यक्ष इसका बूचड़ खाने का। ठीक है, इसलिए ऐसा पूछता है कि आप किसी भी तरह से बताना पाए तो ये बूचड़ खाने, अनुमान ही नहीं लगा सकते कि सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने को कहा जाता। तो सुनाध्यक्ष इसको बूचड़ खाने को। सीताध्यक्ष, सीता क्या हो गया, सीता में हल हो गया। ठीक है, तो ये जो है राजकीय कृषि विभाग या कृषि का जो है, ठीक है, राजकीय कृषि विभाग का, कृषि विभाग का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। इसका कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। इसके बाद उपाध्यक्ष, क्या, उपाध्यक्ष किसका अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष ये जो है वनों का, उपाध्यक्ष किसका हो गया, वनों का अध्यक्ष। ठीक है, किसका अध्यक्ष हो गया, वनों का अध्यक्ष हो गया उपाध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई का अध्यक्ष, सूत्र में धागा होगा होता है, तो कटाई बुनाई का सूत्र, तो धागा को कहते हैं सूत्र, तो कटाई बुनाई, सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई का अध्यक्ष। ठीक है, सूत्राध्यक्ष हो गया। लक्षणाध्यक्ष,
लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। ये जो है छापा खाने का, ठीक है, अध्यक्ष हो गया। साथ ही जो है ये मुद्रा जारी करने का, छापा खाने का अध्यक्ष, इसके अलावा साथ ही मुद्रा जारी करने का प्रधान अधिकारी होता है, ठीक है। क्या होता था? मुद्रा जारी करने का प्रधान अधिकारी कौन? लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष, साथ ही मुद्रा जारी करने का ये प्रधान अध्यक्ष होता था, ठीक है। उसके बाद जो है एक आता है और मुद्राध्यक्ष। मुद्रा की बात कर रहे हैं तो मुद्राध्यक्ष जान लेते हैं। तो यहां देखिए कंफ्यूजन, मुद्राध्यक्ष मुद्रा से नहीं है। मुद्राध्यक्ष का मतलब होता है क्या कि जो है पासपोर्ट विभाग का, ठीक, कौन सा? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हो गया। मुद्राध्यक्ष क्या हो गया? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हो गया। विविताध्यक्ष, ये हो गया चारागाह विभाग का या चारागाहों का अध्यक्ष, ठीक है। चारागाहों का क्या हो गया? ये अध्यक्ष हो गया, विविधाध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्या? नवाध्यक्ष, नव से नाव, ठीक है, इसलिए ये जो है जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, ठीक है, विभाग का अध्यक्ष। न से नवा, नाव जहाज, नवाध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हो गए, ठीक है। कौन सा? सुनाध्यक्ष, बूचर खाने का। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का। कुत्याध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष हो गया। सूत्राध्यक्ष, कटाई बुनाई का अध्यक्ष हो गया। लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष या जो है मुद्रा जारी करने वाला प्रधान अधिकारी, ठीक है। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। विविधाध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। और नवाध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का ये अध्यक्ष हो गए। और हम जो है अध्यक्षों के बाद तो प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन उस समय किसके हाथों में था, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन जो है, प्रांतों का जो अध्यक्ष था उस समय जो है प्रांतीय प्रशासन, इसका जो प्रशासक होता था, प्रशासक कौन होता था? कुमार, ठीक है। कौन होता था? कुमार, या इसको जो है आर्यपुत्र का, कुमार या आर्यपुत्र, ये कौन होते थे? राजकुमार होते थे। अक्सर जो है राज परिवार के राजकुमार होते। अशोक के समय में ऐसे 5 जो है, अशोक के समय 5 प्रांत, ठीक है। अशोक के समय कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। कौन कौन से? पहला था उत्तरापथ, ठीक है, इसकी राजधानी उत्तरापथ, इसकी जो राजधानी थी क्या थी? तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला, ठीक है। उत्तरापथ हो गया। फिर दूसरा जो था दक्षिणापथ, उत्तरा के बाद दक्षिणापथ, नीचे वाला हिस्सा, इसका जो है राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। क्या थी? सुवर्णगिरी। फिर तीसरा था अवंती राष्ट्र। कौन था? अवंती राष्ट्र। ये जो है अवंती, उज्जैनी इसकी राजधानी थी। अवंती की राजधानी कौन थी? उज्जैन, ठीक है। अवंती राष्ट्र जो प्रांत था, ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। उसके बाद जो है प्राची, चौथा प्राची या पूर्वी राष्ट्र, इसकी राजधानी, प्राची की राजधानी क्या हो गई?
पुत्र। प्राची की राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र। उसके बाद पांचवा आ जाता है कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या है? तोलसी। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोलसी। ये जो है पांच जो है अशोक के समय के प्रांत थे। ठीक है, इन प्रांतों को पूछ लेता है और इसकी राजधानी कभी कभी एग्जाम में खास करके यूपीपीसीएस में पूछता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रशासन को। ठीक है, प्रशासन देख लेते हैं। प्रशासन में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेते हैं। और वो प्रशासन क्या क्या है? जैसे ग्राम और जिलों के बीच दो अधिकारी। ठीक है, जिलों एवं ग्राम के बीच क्या थे? दो अधिकारी थे। ठीक है, ग्राम और जिलों के बीच दो अधिकारी थे। कौन कौन से? स्थानिक और दूसरा था गो। स्थानिक और गो। ठीक है, ये स्थानिक का काम था ग्राम से राजस्व इकट्ठा करना। स्थानीय का काम था कि ये क्या किया कि गांव से जो राजस्व इकट्ठा किया, क्या किया? इसके पास ले गया और उस राजस्व का लेखन मतलब लिखना। ठीक है, लिखना इसका कार्य, मतलब कितना राजस्व हुआ उसको लिखने का कार्य जो है कौन करता था? गोपा करता था। ठीक है, नगर प्रशासन में, ठीक है, नगर प्रशासन में जो है, जो नगर का प्रमुख अधिकारी था, नगर का प्रमुख अधिकारी, क्योंकि बताने का यही मतलब है कि ये पूछ लेता है कि नगर का प्रथम प्रमुख अधिकारी कौन था? तो एस्ट्रोनोमोई। इसको क्या था? इसको क्या कहते थे? एस्ट्रोनोमोई। ठीक है, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन में अगर हम देखें तो नगर प्रशासन का जो अधिकारी था वो कौन था? एस्ट्रोनोमोई। क्या था? एस्ट्रोनोमोई। और हम जिले में आते हैं। जिले में जो जिले का अधिकारी है एग्रोनोमोई। क्या है? एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई का जो कार्य था, इसका जो कार्य, ये क्या कार्य क्या करता है? कार्य है क्या? सड़क निर्माण। सड़क निर्माण कार्य का अधिकारी। ठीक है, तो अब यहां से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, यूपीपीसीएस के दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों पूछा हुआ है कि एग्रोनोमोई का कार्य क्या है? तो सड़क निर्माण कार्य करना, या सड़क निर्माण कार्य मतलब सड़क निर्माण करने वाला अधिकारी कौन सा है? एग्रोनोमोई। या जिले के अधिकारी को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे एग्रोनोमोई। ठीक है, अब इसके अलावा एक अन्य अधिकारी आ जाता है, कौन सा? रूप दर्शक। ठीक है, रूप दर्शक। रूप दर्शक जो है, इसका कार्य क्या होता है? रूप दर्शक जो अधिकारी है, इसका कार्य क्या है? सिक्कों की जांच कर, क्या करना? सिक्कों की जांच करना। अब जो है हम देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के गुप्तचर व्यवस्था, क्योंकि जो है गुप्तचर व्यवस्था मौर्य साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली व्यवस्था थी, जिसके आधार पे ये सबसे समृद्ध जो है प्रशासन हुआ। क्या? गुप्तचर व्यवस्था। तो और गुप्तचर जो विभाग था, गुप्तचर विभाग के जो है प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? बताइए आप लोग, हम बताए, आपको बताए हुए हैं। क्या कहते थे? सर्प। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्प महामात। क्या कहते हैं? सर्प महामात। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्प महामात थे इसके प्रमुख अधिकारी।
अब जो गुप्तचर थे कैसे थे? दो प्रकार के। कैसे थे? दो प्रकार के थे। एक संस्था और दूसरा संचर। ठीक है, गुप्तचर कैसे होते थे? दो प्रकार के होते थे। एक होते थे संस्था और दूसरा संचर। संस्था में जो है ये संगठित होकर कार्य करते थे और संचरा में ये भ्रमणकारी थे। भ्रमणकारी जो है क्या थे? गुप्तचर। ठीक है, ये हो गया गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर संस्था और संचरा क्या थे? गुप्तचर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या मौर्य साम्राज्य में सिक्कों को। ठीक है, मौर्य कालीन सिक्के। ठीक है, क्या देख लेते हैं? मौर्यकालीन सिक्के। तो राज्य की जो मुद्रा थी, ठीक है, राज्य की मुद्रा ये क्या थी? पर्ण। ये क्या थी? पर्ण। राज्य की मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। ये किसकी थी? चांदी की थी। ठीक है, चांदी की थी। और ये जो है 3/4 तोले के बराबर। कितनी थी? 3/4 तोले के बराबर। ठीक है, 3/4 तोले के बराबर। अन्य मुद्रा देख लेते हैं। स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण सिक्के देख लेते हैं। स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? निष्क या सुवर्ण। क्या कहते थे? निष्क या सुवर्ण। क्या कहते थे? निष्क या सुवर्ण। ठीक है, दूसरा चांदी के सिक्के। ठीक है, चांदी के सिक्के तो क्या कहते थे? पहला पर्ण। ठीक है, पहला पर्ण। दूसरा रुप्य रूप। रुप्य क्या कहते थे? रुप्य रूप। और तीसरा करसार पर्ण। करसार पर्ण। ठीक है, करसार पर्ण। उसके बाद धरड़ और सतना। क्या? धरड़ तथा सतना। इन नामों से जो है किसको? चांदी के सिक्के को जाना जाता। चांदी के सिक्कों को जाना जाता। किसके? पर्ण, रुप्य रूप, करसार पर, धरड़ तथा सतनाम के नाम से जाना जाता। अब हम देख लेते हैं तीसरा तांबे के सिक्के। ठीक है, तांबे के सिक्के। जो तांबा का सिक्का था ये जो किसके? मासक या ककड़ी। मासक या ककड़ी नाम से जाना जाता था। ये हो गया हमारे मौर्यकालीन सिक्के। कौन कौन से? मुद्रा क्या थी? राज्य की मुद्रा पर्ण थी। ठीक है, ये किसकी थी? चांदी की थी। ठीक है, 3/4 तोले के बराबर थी। स्वर्ण सिक्के को क्या कहते थे? निष्क या सुवर्ण। चांदी के सिक्के को पर्ण, रुप्य रूप, करसार पर, धरड़, सतनाम। और तांबे के सिक्के को क्या? मशक या ककड़ी। ठीक है, ये हमारे जो है हो गए सिक्के। अब हम मौर्य साम्राज्य का पतन देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इसी के साथ ये टॉपिक हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद जो है कोई ऐसा जो है शासक या कोई ऐसा महान शासक देखने को नहीं मिला और ना ही इसके बारे में बहुत जानकारी हमको मिल पाती है। लेकिन अशोक के बाद जो शासक हमको मिले हैं मौर्यकालीन राजा। ठीक है, मौर्यकालीन राजा या शासक। ठीक है, उसमें नाम आता है इसका कुणाल। कुणाल का केवल नाम आता है, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमको नहीं मिलती। उसके बाद आते हैं संप्रत। कौन आते हैं? संप्रत।
ये जो है जैन धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। इनके बारे में बस इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आते हैं दशरथ, ठीक है। ये आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, आजीवक संप्रदाय के जो है अनुयायी थे। और इन्होंने जो है बराबर नामक पहाड़ी पर इनके लिए जो है अन्य गुफाएं बनवाए। दशरथ के बारे में बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं दशरथ को जो है ये देवनाम पी से भी जो है संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो अशोक के बाद थोड़ा सा जिसका ठीक से जिक्र मिलता है वो दशरथ का ही मिलता है, खास करके बाबर नामक पहाड़ी पे जो आजीवक संप्रदाय के लिए इन्होंने जो है गुफा बनवाई थी। उसके बाद आखिरी जो बृहद्रथ, आखिरी जो अंतिम राजा हैं अशोक वंश के, ये अंतिम शासक है, कौन सा? बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ की हत्या जो है यह हत्या कर दी जाती है। हत्या कौन करता है? कौन करता है? इनका सेनापति। कौन करता है? सेनापति। कौन था सेनापति? तो पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग इनकी जो है हत्या कर देता है, और हत्या करके इनकी हत्या करता है, और हत्या करके एक नए वंश, किसकी? शुंग वंश की स्थापना, ठीक है। इसी के साथ मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है और नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना होती है। इसी के साथ अब जो है हमने वो सारे फैक्ट जो एग्जाम में मौर्य काल से पूछे जाएंगे लगभग आपको कवर करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यूपी पीसीएस को या स्टेट पीसीएस को या अन्य एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्लास को बार बार दोहराएं, बार बार देखें, और जो फैक्ट्स हैं, चूंकि ज्यादातर फैक्ट्स की क्लास है, और इसको जो है आप लोग रटने का, समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।